हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 6 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 5 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। साथ ही साथ वॉल्यूम 1 के भी सेट नंबर 7 तक को मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया है फिर से। वैसे पहले मैंने वॉल्यूम 1 को कवर करा रखा था, तो अगर आपने नहीं देखा इन वीडियोज़ को तो ज़रूर देख लीजिएगा। सभी का लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और जब पूरा सेट लगा लीजिएगा तो इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा भर्ती 2023 के लिए आया हुआ है, उसके सेट नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको वॉल्यूम 1 के 7 सेट तक कवर करा दिया था। साथ ही साथ पहले भी मैंने वॉल्यूम 1 को ऑलरेडी कवर करा रखा है। अगर आपने वॉल्यूम 1 को भी नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सभी का लिंक आज के इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दें। पहला प्रश्न पढ़ेंगे फ्रेंड्स, एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। सभी ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक देखिए और आंसर जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर पहले से आपको आंसर पता है तो। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। किसी राज्य की विधान परिषद को संबंधित राज्य विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा बनाया और समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद का आकार विधानसभा की सदस्यता के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। विधान परिषद किसी राज्य का ऊपरी सदन होता है। ध्यान रखिएगा, यह ऊपरी सदन होता है और भारत के हर राज्य में विधान परिषद मौजूद नहीं है। केवल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे यह एक अस्थायी निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। एक विधान परिषद के केवल 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है ना, और विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य करते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर देखिए, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। दूसरा प्रश्न के निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है। देखिए, राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं पूछा गया है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कितना है तो 19 है, गुजरात में 11 है, आंध्र प्रदेश में भी 11 है और मध्य प्रदेश में भी 11 है। तो कहाँ पर समान नहीं है तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा जो है राज्यसभा सीटों की संख्या और लोकसभा सीटों की संख्या कहाँ पर है तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। बिहार में कितना है तो बिहार में राज्यसभा की 16 सीट है और उत्तर प्रदेश में कितना है तो 31 सीट है। इससे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य क्या है। अच्छा देखिए, लेम डक सत्र जो है ना, यह नई लोकसभा के चुने जाने के बाद मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र की अंतिम जो सत्र होता है उसी को संदर्भित करता है। मौजूदा लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित नहीं होते हैं उन्हें ही लेक डेम कहा जाता है, लेम डक। ठीक है ना, लेम डक यानी कि लंगड़ा बतख, समझ गया ना। चलिए, और चूंकि भारत में यह सिर्फ संसदीय परंपरा है, संविधान में कहीं भी इसको दर्ज नहीं किया गया है। क्लियर ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, नई लोकसभा के गठन के पूर्व वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। ठीक है, चलिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए। अच्छा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जो है बिहार ऐसा पहला राज्य बना था जहां पर पंचायती राज में 50% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा तो 3 माह का अंतर जो है
नहीं होनी चाहिए, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, बताइएगा। देखिए, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, बताइए, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान पूछा गया है। देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ से ली गई है अगर पूछा जाए तो ये फ्रांस की न्यायिक प्रणाली से प्रेरित है। कहाँ की? फ्रांस की न्यायिक प्रणाली से। नियुक्ति का प्रावधान जो है ये सर्वोच्च न्यायालय में है, जैसे मैंने बता दिया आपको, और सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस की न्यायिक प्रणाली से प्रेरित है, ठीक है ना। आपको ध्यान रहेगा कहाँ से? तो फ्रांस की न्यायिक प्रणाली से प्रेरित है। क्लियर? अच्छा, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं इन्हीं के द्वारा तदर्थ न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालयों में नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, या आर्टिकल कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो पीटी हो या फिर मेंस हो, उनमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मैंने आपको वीडियो में कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, और साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 275 हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के बारे में कहा गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से संबंधित है? तो वैसे भी आपको पता होगा, ये है आपका 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से। याद रखेंगे, 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी क्या है? तो जीएसटी जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? यह अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना, याद रखेंगे। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। विधि का शासन, एक तो विधि का शासन है और एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो देखिए, प्रश्न में पूछा गया कि विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि का शासन जो है ये ब्रिटेन से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था यानी कि जो संघीय व्यवस्था है ये कनाडा से लिया गया है, और संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अच्छा, ये जो 8वीं अनुसूची है ना, इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें मैथिली भी है, मराठी भी है, नेपाली भी है, सिंधी भी है, यानी कि सारे के सारे जो है 8वीं अनुसूची में इसमें जितने भी ऑप्शन सिंधी, नेपाली और मराठी दिए गए शामिल हैं। इसलिए कौन सा नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों शामिल हैं। 22 भाषा है, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। चलिए, विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? या आपने विश्व जल दिवस ही पढ़ा हो, तो ये 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, ये विश्व जल संरक्षण दिवस 2022 का थीम क्या है? 2023 का, चूँकि 2023 चल रहा है, 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज। एक्सेलरेटिंग, ठीक है ना, एक्सेलरेटिंग ऐसे, एक्सेलरेटिंग चेंज, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद अगर बात करें कि पहली बार ये मनाया कब गया था, तो 1993 में। कब भाई? तो 1993 में। चलिए, भाई बोलता हूँ तो आप लोगों को बुरा लगता है, चलिए फ्रेंड्स बोलूँगा मैं, या फिर आपको स्टूडेंट्स बोलूँ, ठीक है ना। चलिए, बच्चा थोड़ा सा हमको ऑड लगता है, इसलिए मैं बच्चे नहीं बोलता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं बच्चे बोलते हैं, थोड़ा सा ऑड लगता है, क्योंकि आप लगभग समान उम्र के हम लोग हैं, तो फ्रेंड्स ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? अच्छा, ये कांवर लेक जो है ना, यह बिहार का पहला रामसर स्थल है। कौन सा? पहला है, और भारत का ये 39वां है। तो दोनों क्रम याद रखेंगे, और ये बेगूसराय में है। कहाँ पर है? बेगूसराय में, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न बता देता हूँ, 11 जुलाई के दिन क्या मनाया जाता है? अच्छा, 5 जून के दिन भाई आप बताइएगा, 5 जून को क्या मनाया जाता है? बड़ा पॉपुलर है। 11 जुलाई के दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे।
चलो उसके बाद देखिएगा कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अच्छा, IUCN जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है, ठीक है ना भाई। चलिए सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? सबसे कम तापांतर जो है ये किस बायोम में पाया जाता है, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये होता है सदाबहार वन बायोम में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदाबहार वन बायोम में। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो भारत के अधिकांश जो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जो घिरे हुए हैं ना, वो मानवीय बस्तियों के द्वारा घिरे हुए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार के किस जिले में है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, जरा आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? तो ये पश्चिम चंपारण जिला में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है पश्चिम चंपारण में, ठीक है। चलिए, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य भी पश्चिम चंपारण में है। मिष्टी योजना पूछा गया जो हाल ही में शुरू किया गया, इसका संबंध किससे? MISTI, इसका फुल फॉर्म ध्यान से सुनिए, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन। यहाँ मैं लिखता हूँ शोर लाइन, ऐसे शोर लाइन। चलिए एक फिर से मैं बोलता हूँ, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल 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 इनकम्स, ठीक है ना। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। इसका उद्देश्य भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैनग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना है। तो मैनग्रोव से संबंधित है ना, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम है अजय वारियर, किन दो देशों से संबंधित है? अजय वारियर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अजय वारियर जो है यह किसके बीच है? तो अजय वारियर जो है यह भारत और किसके बीच का? तो अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच का है। अच्छा, भारत और जापान के बीच का आपको याद होगा, भारत और जापान के बीच जो है धर्म गार्जियन होता है, उसके बाद वीर गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच का है। भारत और रूस के बीच क्या है? तो भारत और रूस के बीच इंदिरा अभ्यास है, ठीक है ना। और भारत और अमेरिका के बीच एक युद्धाभ्यास नाम ही है इसका, युद्धाभ्यास, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है ना। इंदिरा जो होता है ना, इंदिरा, ये भारत और रसिया के बीच में, IND से इंडिया और RA से रसिया होता है। किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या है, किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में, ठीक है ना। उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, मिलान करना है यहाँ सूची 1 का सूची 2 से। एक तरफ महोत्सव दिया गया है या त्यौहार कहिए, और दूसरी तरफ स्थल दिया गया है। काला घोड़ा कला महोत्सव ये मुंबई में होता है, ठीक है ना। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, सरहुल महोत्सव झारखंड में, और विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में। तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है, PQRS, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? चलिए अच्छा प्रश्न है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये 27 दिसंबर के दिन, ठीक है ना, 27 दिसंबर याद रखिएगा। अच्छा, 27 दिसंबर को एक और घटना हुई थी भारतीय इतिहास में। ये घटना थी कि 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, डेट अगर पूछ लिया जाए तो 27 दिसंबर ध्यान रखेंगे। देखिए अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? ये शीतरंग चक्रवात जो था ना फ्रेंड्स, यह एक कमजोर उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो बांग्लादेश और भारत दोनों को प्रभावित किया था, और इसका नामकरण थाईलैंड ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड ने किया है, ध्यान रखेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? यहाँ पर देखिए प्रतिशत शब्द लग गया है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में पूछता तो मध्य प्रदेश होता, और प्रतिशत जब पूछ दिया है तो ये मिजोरम हो जाएगा।
सबसे ज़्यादा मैनग्रोव कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है, इससे भी ध्यान रखेंगे। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? चलिए बताइएगा। देखिए, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था, और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे 1989 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2019 में ध्यान रखेंगे, 2019 में जो है भारत सरकार द्वारा उनके 90वें जन्म दिवस पर, उनके 90वां जो दिन था, उसी अवसर पर जो है भारत सरकार के द्वारा इनको डॉटर ऑफ नेशन, डॉटर DAUGST डॉटर ऑफ नेशन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 24 नंबर कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? देखिए, ये इंडेक्स जो है ये जारी कौन किया है, इसको तैयार कौन किया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, याद रखेंगे, IEP के द्वारा तैयार किया गया है। प्रथम स्थान पर इसमें अफगानिस्तान है और भारत का स्थान इसमें 13वां है। चलिए, 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये किया गया है डॉक्टर माधव हांडा को, ठीक है ना, माधव हांडा को पचरंग चोला पहर सखीरे, इसके लिए इनको दिया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी का भी यहाँ पर देखिए नाम दिया गया है, ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से, नोबेल पुरस्कार 2023 भी अब दिया जा चुका है, इसलिए 23 वाला भी याद रखेंगे। 2022 में पूछा गया चिकित्सा के क्षेत्र में तो स्वांते पावो को दिया गया। 2023 में पूछेगा तो कैटलिन कारिको, कैटलिन यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, कैटलिन कारिको और ड्रीव विस्मैन को दिया गया है, ठीक है ना, ड्रीव विस्मैन और कैटलिन कारिको को 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2024 में जो होगा ये कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स, इटली में होगा। 2023 वाला जापान के हिरोशिमा में हुआ था। ध्यान रखेंगे, G7 ग्रुप ऑफ 7 है, इसमें 7 कंट्री हैं और एक क्या है? यूरोपियन यूनियन है। 7 कंट्री का नाम मैं बताता हूँ, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना, और एक इसमें यूरोपियन यूनियन है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? तो ये ऋषिकेश में किया गया था। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, ऋषिकेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 21 जून के दिन मनाया जाता है। 21 जून के दिन योग दिवस मनाया जाता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना ने किस देश को हरा करके 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता है? अच्छा, अगला फीफा विश्व कप मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कहाँ पर होगा, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना, कनाडा, मैक्सिको और USA में होगा 2026 में। 2022 में जो हुआ था ये कतर में हुआ था और इसमें जीता था कौन? तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध जो है यह किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध जो है ये केरला से है। केरला राइट आंसर हो जाएगा। कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? चलिए बताइएगा। कन्या, यहाँ परिवेश नहीं, इस तरह से बना लीजिए, प्रवेश, ठीक है ना, अब शुद्ध हो गया ये। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ तीनों ने संयुक्त रूप से जो है जारी किया है। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक जो है विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? विनिंग द इनर बैटल को लिखा है शेन वॉटसन ने। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक है, पहली इसलिए इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई थी? अच्छा, गणतंत्र दिवस परेड में जो है कुल कितनी झांकियां? तो 23 झांकियां, और प्रथम स्थान दिया गया था उत्तराखंड की झांकी को, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया? तो यह कौन सा मंत्रालय है? तो फ्रेंड्स, यह जो मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा काशी तमिल समागम का
आयोजन किया गया। चलिए उसके बाद देखिए, फूलब्रूड रोग से मधुमक्खियों से होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी किस देश के द्वारा प्रदान की गई है? तो यह देश जो है, यहाँ कौन सा देश है? तो फ्रेंड्स ये अमेरिका है, मधुमक्खी की होने वाली मौत को रोकने के लिए, ठीक है ना, फूलब्रूड रोग से अमेरिका ने जो है इस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल के हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, अजय बांगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। विश्व बैंक की हेडक्वार्टर पूछा जाएगा वाशिंगटन डीसी में, स्थापना 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया था, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? देखिए 4 सदस्य कौन कौन से थे, तो मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, वीरेंद्र हेगड़े, के.वी. विजेंद्र प्रसाद, इलैया राजा और पी.टी. उषा, ये 4 सदस्य थे। पी.टी. उषा, अब पूछा गया नहीं है इसमें, तो श्री कपिल कपूर नहीं होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो यह योजना जो है ई न्यायालय परियोजना चरण 3, यानी कि ये तीनों योजना है, पढ़ लीजिए, अमृत धरोहर स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, तो राइट सभी हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा? नंबर ऑफ स्कूल्स पूछा गया है, तो बताना है आपको 14,500, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। केलकर समिति का संबंध कर सुधार से है, सही दिया गया है। एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर से है, बिल्कुल से, डायरेक्ट टैक्स से। और सुखमय चक्रवर्ती समिति का मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए, ये भी सही है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है? तो आधार वर्ष आपको पता है ना, 2011-12, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह, ये जो प्रतीक चिन्ह है ना रुपया ऐसे, इसको किस वर्ष अपनाया गया था? अच्छा, ये प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किया था किसने? तो डी उदय कुमार ने, डी उदय कुमार ने, ठीक है ना, 2010 में अपनाया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो अल्प विकसित पूछा गया है, तो एक तो प्रति व्यक्ति निम्न आय हो जाएगा अल्प विकसित देश में, जो अल्प विकसित जहाँ पर अर्थव्यवस्था है वहाँ प्रति व्यक्ति आय निम्न होगा, ठीक है ना। और प्राथमिक क्षेत्र पर अधिक कार्यबल होगा, प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि मत्स्य खनन, ठीक है ना, ये मत्स्य में, पशुपालन में, ये सब पर जो है ज़्यादा होगा कार्यबल। तो 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो हैं ये विकसित देशों की विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो अल्प विकसित है, तो 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मिड डे मील स्कीम जो है योजना है, इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? अच्छा, मिड डे मील शुरुआत जो है 1995 में किया गया था, आपको याद होगा। और आपको भी ये भी याद होगा कि 1995 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो ये पंचवर्षीय योजना जो थी ना फ्रेंड्स, यह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो याद रखेंगे, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका कार्यकाल जो था 1992 से लेकर के 1997 तक था, और 1995 में इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना, तो ये 8वीं होगा। कौन सा कथन इसमें से सही है? गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। जी नहीं, 1 बार किया था, 1924 का बेलगाम अधिवेशन, ये गलत हो गया। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ? नहीं, एक तो आपका बांकीपुर में हुआ था 1912 में, एक गया में हुआ था, ठीक है ना, 1922 में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, और बांकीपुर वाला का आर एन माधोलकर ने किया था, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी? नहीं, प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू नहीं, एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, तो ये भी गलत हो गया। सॉरी। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी। संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? संत कबीर, बताइए, रामानंद, ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था लॉर्ड लीटन ने। किसने? लॉर्ड लीटन ने लागू किया था। कब? तो 1878 में, ठीक है। और इसको हटाया किसने, इसको निरस्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त किया था। कब? तो 1882 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था?
तो वैसे तो आप बहुत जगह पढ़े होंगे मद्रास लेबर यूनियन, लेकिन मद्रास लेबर यूनियन जो था यह भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। आधुनिक करके पूछेगा ना तब आप मद्रास लेबर यूनियन पर लगाइएगा। लेकिन भारत का पहला जो मजदूर संगठन था ये था बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ठीक है ना, बॉम्बे मिल हैंड हैंड एसोसिएशन, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखेंगे बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ठीक है। नारायण मेधाजी लोखंडे के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा, ठीक है ना, नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न करेंगे कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो ये आपको पता है असहयोग आंदोलन का जो चौरी चौरा कांड था, ठीक है ना, उसी को असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 में हुआ था, और इसी के चलते दुखी होकर गांधी जी ने सविनय आंदोलन को स्थगित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। अच्छा ये रणथंभौर अभियान जो था यह था किसके विरुद्ध, रणथंभौर अभियान जो था ये किसके विरुद्ध था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, रणथंभौर अभियान जो था ना ये विरोध था किसके, हमीरदेव चौहान के, जो रणथंभौर के शासक थे। इनके किले को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नेतृत्व में घेरा था, और इसमें शक्र सिंह थे, ठीक है ना, बिहार के। अरुंडेल समिति का संबंध, अरुंडेल समिति का संबंध पूछा गया है किससे है, तो फ्रेंड्स ये बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु 1906 में जो है इसकी गठन किया था किसने, तो लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड मिंटो ने, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। जगत गुरु की उपाधि अकबर ने हरिविजय सूरी को दिया था, याद रखेंगे हरिविजय सूरी को, ठीक है। जैन धर्म के ये जैनाचार्य थे। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा पूछा गया। वैसे आपको याद है दूसरा अभिलेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है, पहला जो शिलालेख है इसी में पशु बलि की निंदा की गई है। किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है, और यह अहमदनगर जेल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मोडी लिपि, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था, तो फ्रेंड्स यह मराठों के लेखों में किया गया था, ठीक है ना, मराठों के। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था, प्रणय जो था ये इमरजेंसी टैक्स था, यानी कि आपातकालीन कर था, ठीक है ना। चलिए ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है, ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ध्यान रखेंगे। और ये जो शाकल जो है ना यह वर्तमान में भी इसकी एक शाखा है जो अभी उपलब्ध है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक पूछा गया है। चलिए तो वैशेषिक दर्शन के कनाद हैं, ठीक है ना, कनाद याद रखेंगे, कनाद या उलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था। वर्ष आपसे पूछ लिया गया है, तो वर्ष या 1918 है, ठीक है ना। तिनकटिया प्रथा को इसी के द्वारा समाप्त किया गया था, और भी जितनी कृषि से संबंधित अव्यवस्थाएं थी उसको खत्म किया गया था चंपारण कृषि कानून के द्वारा। 61 नंबर है कि वह पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये मैंने बताया था कि ये मृतपजीवी होते हैं, मृतजीवी होते हैं, और कवक जो होता है ना यह मृतजीवी का ही उदाहरण है, ठीक है ना। मृतपजीवी कवक, मशरूम जो होता है ये कवक ही है। चलो उसके बाद देखिए केंद्रिका में क्या पाया जाता है। केंद्रिका में सिंपल सा है, इसमें केंद्रिका में प्रोटीन, आरएनए और डीएनए पाया जाता है। तो यानी कि 1, 3 और 4 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग नहीं है, नहीं पूछा गया। मलेरिया प्रोटोजुआ, कालाजार प्रोटोजुआ, निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजुआ से होता है, ठीक है। गलसुआ जो है ये वायरस से होता है, ये प्रोटोजुआ से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सी श्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑक्सी श्वसन और एक अनऑक्सी श्वसन होता है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है ऑक्सी में। कौन सा असत्य दिया गया है, तो इसमें से असत्य जो है कि श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न, यही जो है असत्य दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी पूछा गया। वैसे सबसे लंबी ग्रंथि लीवर है,
लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इसका नाम क्या है, तो यह थायराइड है, ठीक है ना। और मिश्रित ग्लैंड अगर पूछेगा तो ये अग्नाशय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो आपने पढ़ा है ये ग्रेना में होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेना में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। बहुत सारे इसमें साइंस के ऐसे क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जो छात्र बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से उनको पता भी होगा। 5 जगत जो वर्गीकरण है यह प्रस्तावित किया था R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने, यहाँ मैं लिख देता हूँ, R.H. विटेकर ने किया था, ठीक है ना, याद रखेंगे। कब, तो 1969 में प्रस्तावित किया था इन्होंने। 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है ना। और इसका आधार रखा था क्या, इसका आधार रखा था कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण विधि, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पौधे की आयु की गणना किस उत्तक के वार्षिक बलयों की संख्या को गिनकर के किया जाता है। अच्छा प्रश्न है, बताइए राइट आंसर इसका। तो ये जाइलम उत्तक का, जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम भोजन का। निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगैम्स यानी कि अपुष्पी पादप हैं। अपुष्पी यानी कि पुष्प होता ही नहीं है, तो फ्रेंड्स ये क्या है, तो यह टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा। अच्छा यहाँ पर देखिए ब्रायोफाइटा को जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत को उभयचर पूछेगा किसको कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है, तो जब भी फ्लोराइड की मात्रा अधिक होगी हड्डी संबंधित रोग हो जाएगा, ठीक है ना, तो हड्डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरोसिस। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, यहाँ पर देखिए दिया गया है क्या, तो Pu 242 और 94 इसका एटॉमिक नंबर है। पूछ रहा है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, तो 242 में से आपको सिंपली 94 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 3 हो गया तो 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और ये हो गया तो 148, देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। इस तरह से न्यूट्रॉन निकालते हैं। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा। देखिए बॉयल्स का नियम पढ़ेंगे ना आप, तो इसमें लिखा गया कि स्थिर ताप पर, बॉयल्स का नियम ही स्टार्ट होता है कि स्थिर ताप पर, ठीक है ना, स्थिर ताप पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि जब निश्चित द्रव्यमान पर आयतन कम करेंगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उल्ट कम करेंगे तो बढ़ेगा, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है। बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। गैमेक्सिन, डीडीटी, ब्लीचिंग पाउडर जो है ये क्लोरीन की यौगिक हैं। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन, बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। या उत्कर्मणीय परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है और फिर रिटर्न नहीं आता है। ऐसा नहीं कि आप भौतिक परिवर्तन में रिटर्न आता है, जैसे पानी बर्फ बन गया तो फिर बर्फ से पानी हो जाएगा, पानी वाष्प बन गया तो फिर से पानी बन के गिर जाएगा। ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं उत्कर्मणीय। तो उत्कर्मणीय भौतिक होता है, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है ना ये अनुत्कर्मणीय होता है, यानी कि फिर से उस फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो यही वाला गलत दिया गया है। कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन ए ही असत्य है, बाकी सारे सही है। उष्मा में भी परिवर्तन होता है, ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, पदार्थ का आंतरिक संगठन भी बदल जाएगा। दूध से देखिए दही बन गया, नया उत्पाद होगा निर्माण, दूध था तो नया उत्पाद बन गया दही। चलिए तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। कैलामाइन जो है ये खनिज है, किसका रासायनिक सूत्र है, तो कैलामाइन एक खनिज है जो कि रासायनिक सूत्र इसका ZnCO3 होता है, ZnCO3। अब देखिए ये क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, तो हाफ mv² होता है ना। देखिए वेग को दुगुना कर दिया जाए यानी कि वेग को 2v² यानी कि दुगुना किया गया है, तो यहाँ पर देखिए हाफ m 4v² हो जाएगा, ऐसा हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, सीधे जो पहले हाफ mv² फॉर्मूला था ना, जब इस तरह से कोई भी आप सॉल्व करेंगे मान रख करके, वैल्यू रख करके, तो आप प्रयास करिएगा उसमें से पहले फार्मूला को पुट आउट कर लें। तो यहाँ देखिए हाफ mv² मैंने निकाल लिया, हाफ mv² मैंने निकाल दिया, बचा कितना, तो 4। तो यानी कि ये 4 गुना है। सिंपल सा तरीका है, कभी गलत नहीं होगा आपका। H2SO4 का परमाणुकता एटॉमिसिटी कितना होगा, बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। अब देखिए एटॉमिसिटी क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें काउंट कर लीजिए, वहीं एटॉमिसिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1,
ऑक्सीजन का 4, तो 4 1 5 और 2 7, यही इसकी एटॉमिसिटी है 7। क्लियर। अब कोई भी एटॉमिसिटी पूछेगा, कोई भी परमाणुकता पूछेगा, अब बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किस वस्तु का पलायन वेग। अब देखिए पलायन वेग का मान आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा। लूसेंट में भौतिकी में आपने बड़ा बढ़िया से पढ़ा है पलायन वेग का मान। चलिए बताइएगा पलायन वेग का मान कितना होता है। चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, तो अधिक होगा, ठीक है ना। और पलायन वेग का मान आप कमेंट करके बताइए। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। सौर सेल जो है ये सोलर एनर्जी जो होता है ना उसको किस में कनेक्ट कर दे कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता है। चलिए प्रतिध्वनि सुनाई देती, इको प्रतिध्वनि सुनाई देती है, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, पश्चिमी घाट राइट आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो ये काली नदी है। काली नदी ये काफ़ी विवाद में रहा था उत्तराखंड में और नेपाल के बॉर्डर पर, जब थोड़ा सा वहाँ पर टेंशन बढ़ा हुआ था, तो आपको याद होगा काली नदी, ठीक है ना। चलिए 83 करेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किसके कारण होती है। शीतकाल में वर्षा जो होती है ना, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भाई ये कई बार इस तरह का प्रश्न मैंने कराया है। चलिए यहाँ पर देखिएगा वन पूछा गया है, वनस्पति और उसका क्षेत्र पूछा गया। उष्ण कटिबंधीय वन जो होगा ये आपका हो जाएगा साइलेंट वैली में। साइलेंट वैली केरला में है। फूलों की घाटी कहाँ पर है, फ्लावर्स वैली उत्तराखंड में है। अल्पाइन वन जो है ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। पतझड़ वन जो है ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। और शंकु वृक्ष वन जो होगा ये हिमाचल प्रदेश में। तो ये क्रम 3 2 3 2 1 और 4 हो जाएगा। देखिए 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर सी में है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, किस राज्य में है। कोरबा जो है ये कहाँ पर है, तो कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है। अच्छा एक तालचेर पूछा जाता है, तालचेर कहाँ पर है, तो तालचेर याद रखेंगे उड़ीसा में है। तालचेर भी पूछा जाता है, ये बिहार पुलिस में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन इसमें से कोयला, पेट्रोल, डीजल है। लकड़ी जीवाश्म ईंधन इसमें से नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि शून्य अक्षांश, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर कहाँ पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में। अग्लुहास जलधारा जो है किस महासागर में प्रभावित होने वाली जलधारा है। अग्लुहास जो है यह किस प्रकार की जलधारा है, तो सबसे पहले जान लीजिए गर्म जलधारा है। और ये किस महासागर की है, तो यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। हैली नामक धूमकेतु का परिभ्रमण काल कितना है, तो हैली का 76 वर्ष है। पिछली बार ये 1986 में दिखा था और अगली बार ये दिखेगा 2061 में, ठीक है ना। तो ये 76 वर्ष हो जाएगा इसका। विश्व ग्लोब के निर्माता, विश्व मानचित्र पूछता तो इसमें से एग्जामिनेटर हो जाता, ठीक है ना, लेकिन ग्लोब पूछा गया तो मार्टिन बेहम हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है। अर्थशास्त्री गांधी को लिखा है किसने, तो जयतीर्थ राव ने लिखा है। ये प्रश्न मैं आपके लिए रखा हूँ, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर आप मुझे देकर के बताइएगा। मैं बता दूंगा तो बहुत सारा कमेंट गलत आने लगेगा, तो इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है ना। और एक प्रश्न डेली आपसे मैं पूछता हूँ एक सेशन में, तो कमेंट करके इसका आंसर आप बताइएगा। और 95 प्रश्न जो है जीके जीएस साइंस के हैं, जिनमें से अपना स्कोर बता दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये राजस्थान में होता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो फ्रेंड्स ये 1985 में किया गया था। कौन सा इसमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम दिया गया है, तो इसमें से देखिए घास है, कीट है, मेढक है, सर्प है और गरुड़ है। ऑप्शन सी ये क्रम सही है। 95 प्रश्न में अपना स्कोर बताइएगा। चलिए 96 का आंसर मैं बता देता हूँ, 96 का 180 हो जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक कर देंगे और जैसे ही सेशन समाप्त हो जाएगा इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए 98 का करेक्ट आंसर जो होगा 62 हो जाएगा, 99 का 154 हो जाएगा और 100 का जो आंसर होगा वो आपका 8% हो जाएगा।